एक्सेलरेट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। आवाज़ आ रही है बेटा? कोई कंटेनर है, अगर इसको एक्सेलरेट करेंगे, ये लिक्विड का पहले अगर ये इसका देख लो, यहाँ पे लेवल ये है, अगर इसको एक्सेलरेट किया जाएगा ए नॉट से तो ये लेवल क्या हो जाएगा? हाँ, तो राइट साइड पे थोड़ा नीचे हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे ये इधर ऐसे टर्न कर जाएगा, मतलब ऐसा कह सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि अगर कोई भी जैसे एक्सेलरेट कराएंगे तो ये कुछ टिल्ट हो जाएगा, लिक्विड जो होगा हॉरिजॉन्टल से इसका सरफेस कुछ एंगल बना रहा होगा। अभी देखो ये एंगल भी बता सकते हो, तो इसमें लिक्विड इस शेप में आ जाएगा। अब क्या कर रहे हैं कि एक हम यहाँ पे इमेजिनरी एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल सरफेस, इसका एरिया बहुत कम ले रहे हैं। ये जो दिखाया गया रेड से बेटा, इसको हम ds दिखा रहे हैं, ds एरिया ले रहे हैं ds, और इस पॉइंट पे एरिया कम इसलिए ले रहे हैं कि जो यहाँ पे पॉइंट 1 कहें 1 और इस पे कहें पॉइंट 2, तो 1 पॉइंट पे जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P नॉट, 1 पॉइंट पे यहाँ पे हम कह सकते हैं H1 और ये हो गया H2। ये पॉइंट 2 हो गया। यहाँ पे हम प्रेशर P2 कह सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर कहें P2। और ये जब अगर एरिया हम कम लेंगे तो पूरे पे जो H1 के कंपैरिजन में इसका रेडियस बहुत कम होगा, तो हर पॉइंट पे हम प्रेशर क्या मान सकते हैं? P1 मान सकते हैं। और ये कहेंगे कि इसके इस सरफेस पे जो भी अगर थिकनेस बहुत कम होगा, रेडियस कम होगा, तो जो भी फोर्सेज इधर लग रहे होंगे वही फोर्सेज नियरली हम सेम ले सकते हैं। दिखाने के लिए इतना बनाया, ds मतलब बहुत वेरी स्मॉल एरिया। तो इस पर हॉरिजॉन्टल जो एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस लिया, इसका लेंथ ले लिया जाए l, ये H1 डेप्थ पे 1 पॉइंट लिया, और यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ P नॉट है, ये H2 डेप्थ है। इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू प्रेशर, इस पार्ट पे लग रहा होगा P1 ds राइट वर्ड, इस पे लग रहा होगा लिक्विड के जो प्रेशर 2 पॉइंट पे होगा, तो इस पार्ट पे जो प्रेशर फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू प्रेशर वो होगा P2 ds, और वर्टिकल का कैंसिल आउट हो जाएगा। हम कहेंगे नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में P1 ds माइनस P2 ds, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या कहेंगे? L इंटू ds, L इंटू ds, ये हो गया वॉल्यूम, L इंटू ds, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी रो, इसका डेंसिटी कहेंगे रो इंटू ए नॉट। ग्राउंड से देखो तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दैट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसको हम कह सकते हैं P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू L रो ए नॉट। बेटा P1 क्या लिखोगे? 1 पॉइंट पे प्रेशर क्या कहोगे? P नॉट एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी H1, इसको फर्स्ट कह दें। P2 कहेंगे P नॉट प्लस रो जी H2, इसको सेकेंड कह दें। P1 माइनस P2 लिखेंगे तो रो जी H1 माइनस H2 इज इक्वल टू L रो ए नॉट। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो इसको कह दें थर्ड, फ्रॉम थर्ड, तो हम P1 थर्ड इसको कह दिया जाए, थर्ड इसको कह दें, तो थर्ड से कह सकते हैं P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू L रो ए नॉट। दिस इज थर्ड। फ्रॉम थर्ड हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 यहाँ से हम लिखेंगे तो ये देखो दोनों से क्या हो जाएगा बेटा? P1 माइनस P2 ये हो जाएगा रो जी H1 माइनस H2, ये बेसिकली इन्हीं दोनों से आया। P1 माइनस P2 इसको सब्ट्रैक्ट किया, P1 माइनस P नॉट कैंसिल हुआ, रो जी काउंट हुआ, H1 माइनस H2 इज इक्वल टू, तो P1 माइनस P2 यहाँ से ds कैंसिल हुआ, तो L रो ए नॉट, ये वैल्यू आ गई। ये समझ में आ रही बात बेटा? अब यहाँ पे देखो कि H1 माइनस H2 अपॉन L की वैल्यू क्या है? ये रो रो कैंसिल हो गया,
इसको कोई एक्सप्रेशन नहीं है, रिजल्ट नहीं है, इसको ब्रैकेट क्या लगाना। यहाँ पे देखो H1 माइनस H2 अपॉन L, H1 माइनस H2 अपॉन L, H1 माइनस H2 अपॉन L इज इक्वल टू A नॉट बाई जी, A नॉट बाई जी। ये H1 माइनस H2 क्या है बेटा? देखो यहाँ पे जो ये सरफेस है इसका, ये यहाँ पे जो सरफेस है ये है यहाँ से H1 और ये है H2। H1 माइनस H2 ये लेंथ हो जाएगा, H1 माइनस H2 ये सरफेस हो जाए H1 माइनस H2 अपॉन L, H1 माइनस H2 अपॉन L, तो ये बेसिकली H1 माइनस H2 ये L, तो tan थीटा आ जाएगा। ये थीटा है ना बेटा, तो H1 माइनस H2 इसका मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल से थीटा ये सरफेस बना रहा है लिक्विड का, वही हो जाएगा बेसिकली ये थीटा। तो tan थीटा इसको लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू A नॉट बाई जी, tan थीटा इज इक्वल टू A नॉट बाई जी। ठीक है बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू A नॉट बाई जी। जब इसको एक्सेलरेट करेंगे, अगर ये A नॉट की वैल्यू G से एक्सेलरेट करा जाए तो थीटा क्या हो जाएगा? जो भी लिक्विड सरफेस होगा हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा होगा? 45 डिग्री। tan थीटा 1 हो जाएगा तो थीटा हो जाएगा 45। क्लियर यहाँ तक की बात? हाँ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लो। लिख लिया? ले लिया? अगर इसी को किसी एंगल पे एक्सेलरेट कर दें हॉरिजॉन्टल से, ये तो हो गया जब बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया गया। कंटेनर को अगर हम कह दें इसको किसी एंगल पे एक्सेलरेट कर दिया जाए हॉरिजॉन्टल से, तब क्या हो जाएगा? कंपोनेंट ले लेंगे, बिल्कुल सही, गुड। अब ध्यान दो यहाँ पे कि अगर इफ इट इज एक्सेलरेटेड एट एन एंगल थीटा, इफ एक्सेलरेटेड at an angle alpha from horizontal, तो एक बात बताओ कि अगर बेटा कोई भी लिक्विड, ध्यान दो, कोई भी लिक्विड अगर एक्सेलरेट कर रहा है A नॉट से वर्टिकल डायरेक्शन में, तो लिक्विड सरफेस से H डेप्थ पे प्रेशर कितना लिखा था? बोलो कितना लिखा था प्रेशर? अरे अपवर्ड डाउनवर्ड एक्सेलरेट किया था बेटा, तो उसी को रिफरेंस ले लो। कंटेनर को लेंगे ये रिफरेंस, तो इस पे क्या हो जाएगा? जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा? जी प्लस A नॉट हो जाएगा अगर वर्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होगा, और नीचे जी इफेक्टिव होगा जी प्लस A नॉट, और अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा तब जी माइनस A नॉट। ध्यान दो जरा, एक बार हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि अगर कोई लिक्विड है वेजल में लिक्विड है A नॉट से एक्सेलरेट कर रहा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है, तो H1 डेप्थ पे प्रेशर क्या लिखा था? इसी को रेफरेंस बना दिया, तो क्या हो गया कि ये A नॉट डाउनवर्ड, हर पार्टिकल पे फोर्स एक लगेगा डाउनवर्ड, तो जी इफेक्टिव कितना लिख देंगे? जी प्लस A नॉट। तो वहाँ पे 1 पॉइंट पे प्रेशर P1 लिखा था, P नॉट डिराइव भी किया था फ्लूइड ग्राउंड रेफरेंस से, हमने एक सिलेंड्रिकल वेजल ले लिया था H डेप्थ का, उस पर नेट फोर्स अपवर्ड इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, याद आया? ये लिखा था ना बेटा?
याद आया या नहीं बताओ, नहीं थोड़ा देर बता दूँ 5 मिनट। अगर इसको डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेंगे ए नॉट से तो जी इफेक्टिव क्या आ गया था, हमने क्या किया था, हाँ तो ये बेटा हमने एच हाइट का एक इमेजिनरी सिलेंडर लेके नेट फोर्स डाउनवर्ड इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ग्राउंड से लिखा था। और अगर इसको रेफरेंस लेंगे नॉन इनर्शियल को तो हर पार्टिकल पे ए नॉट अपवर्ड हो जाएगा। तब कहीं पे यहाँ पे 1 डैश कह दें तो P1 डैश पी नॉट प्लस रो जी माइनस ए नॉट एच आया था। और ये कहा था कि अगर ये डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्री फॉल हो जाए, ए नॉट की वैल्यू जी के बराबर हो जाए, तो कहीं भी किसी पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो जब भी लिक्विड फ्री फॉल में होगा ग्रेविटी में, तो किसी भी पॉइंट पे लिक्विड के अंदर प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। क्लियर बात। तो अब यहाँ पे हम एक्सेलरेट करा रहे हैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्सेलरेट करा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिक्विड को। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से एट एन एंगल अल्फा। अब इसको एक्सेलरेट कराया जा रहा है ए नॉट एट एन एंगल अल्फा। तो बेटा इसका एक कंपोनेंट हम कह सकते हैं एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा ए एक्स कह दें ए नॉट कॉस अल्फा, एक हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में ए वाई हो जाएगा ए नॉट साइन अल्फा। और जो लिक्विड सरफेस होगा, ध्यान देना, मतलब सफिशिएंट हाइट पे है कि लिक्विड बाहर नहीं जा रहा, तो जो लिक्विड का यहाँ पे हम कह दें कि थीटा हो जाएगा टेन थीटा, क्या कह दोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू ए एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव डायरेक्टली लिख सकते हैं, जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी प्लस ए वाई। ये बेटा समझ में आ रहा सबको। हर एक क्लास कहीं न कहीं पिछली क्लास लिंक रहती है, इसलिए कहता हूँ जो क्लास में बात हुई उसको आपको अच्छे से करना है। ये समझ में आ रही बात बेटा सबको। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे भी क्या करोगे, वही ds एरिया का लोगे, डायरेक्ट नहीं लिखोगे, इस पे कहोगे P1 ds, इधर कहोगे P2 ds, और इसकी हाइट लोगे h1, ये कहोगे डेप्थ h2, और इसका लेंथ लोगे l, और फिर कहोगे P1 ds माइनस P2 ds इज इक्वल टू, इसका लेंथ l लिया गया रो l इंटू डी एस, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इंटू एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहोगे तो ए एक्स कहोगे, और ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। P1 जब लिखोगे ये एक्सेलरेट कर रहा वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा, तो 1 पॉइंट पे प्रेशर क्या कहोगे, बोलो बेटा। P नॉट प्लस रो जी प्लस ए वाई बेटा इंटू H1। P2 कहोगे P नॉट प्लस रो जी प्लस ए वाई H2, तो ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड से यहाँ से देखो ds कैंसिल हो गया, तो P1 माइनस P2 रो एल ए एक्स, P1 माइनस P2 करोगे, दोनों की इक्वेट करोगे, फिर यही आएगा। समझ में आई बात, बोलो बेटा। नहीं समझ पा रहे हो, आवाज आ रही है सब पे, ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो P1 माइनस P2, ये देखो फर्स्ट से फर्स्ट वाला समझ में आया, नेट फोर्स राइटवर्ड इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा ना बेटा। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो एल ए एक्स, इसको फर्स्ट डैश कह दें। अब यहाँ P1 माइनस P2, सेकेंड से थर्ड को P1 माइनस P2 कहें, P1 माइनस P2 कहेंगे तो क्या आ जाएगा, P नॉट कैंसिल हो जाएगा, रो जी प्लस ए वाई H1 माइनस H2 हो जाएगा, इसको सेकेंड डैश कह दें। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो रो एल ए एक्स इज इक्वल टू रो जी प्लस ए वाई H1 माइनस H2,
H1 माइनस H2। तो ये बेटा आपका रो रो कैंसिल हो गया, H1 माइनस H2 बाई एल, H1 माइनस H2 बाई एल जो आएगा कितना आ जाएगा, वही लिख दिया था बेटा, डायरेक्ट लिख दिया था। अब तुम लोग मालूम होता तो फट से लिख देते, कोई बात नहीं है। H1 माइनस H2 एल इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन जी प्लस ए वाई, लेफ्ट हैंड साइड हो गया tan थीटा। क्लियर बिल्कुल। स्क्रीनशॉट लो इसका। लिया। अब इसमें बेटा एक चीज़ देखो कि अगर हम कहें ये पॉइंट दे दिया गया, इसको एक्सेलरेट किया गया ए नॉट से, और ये जो है लिक्विड सरफेस है, और यहाँ पे पॉइंट दिया गया इसी के पैरेलल लाइन, एक पॉइंट यहाँ 1 कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं 2, इसको कह रहे हैं 3, इसको कह रहे हैं 4। तो मैक्सिमम प्रेशर कहाँ होगा? P0 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताओ मैक्सिमम प्रेशर कहाँ होगा? है बेटा, कहाँ पे प्रेशर इक्वल होगा? हाँ, वेरी गुड। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर प्रेशर लिखने को पूछा जाए तो ऐसे बता सकते हैं। यहाँ पे बेटा ये इक्यू प्रेशर सरफेस बन जाएगा, और ये जो प्रेशर यहाँ पे सेम होगा वो कौन सी लाइन होंगी? यही लाइन हो जाएंगी, पैरेलल टू सरफेस। हाँ, इसी कहेंगे P1। देखो ये P0 एटमॉस्फेरिक है, सेम डेप्थ पे है, ये सेम डेप्थ पे है, H1 है, ये भी H1 है, तो 1 पे प्रेशर सेम होगा, उससे ज़्यादा होगा 3 पे, सबसे ज़्यादा होगा 4 पे, क्योंकि 3 पे सेम होगा जो इस लाइन के पैरेलल होगा, जिसका डेप्थ हम यहाँ से कहें सेम होगा, वो इक्यू प्रेशर सरफेस 4 पे मैक्सिमम होगा। तो ये हम कहेंगे ये हो गया प्रेशर। इक्यू प्रेशर सरफेसेस, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लो कि जैसे इंक्लाइन प्लेन है, इसी को बेटा हम कहते हैं कि अगर इंक्लाइन प्लेन है इंक्लाइन प्लेन है, और अगर इसको कहा जाए एक इंक्लाइन प्लेन और इस पे एक सिलेंड्रिकल वेजल रख दिया गया, सिलेंड्रिकल वेजल रख दिया, ये एंगल थीटा है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। और जब रेस्ट में रहेगा बेटा तो ये लिक्विड क्या होगा? हॉरिजॉन्टल रेस्ट में रहेगा तो हॉरिजॉन्टल सरफेस में होगा, रेट से कह रहे हैं लिक्विड है। अब इसको रिलीज कर दिया गया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से रिलीज कर दिया गया। तो ये फ्लूइड जो होगा, इसके अंदर जो लिक्विड होगा, ये कुछ हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा होगा, बोलो
ये एंगल अल्फ़ा बताना है। tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा की वैल्यू बतानी। ये जो लिक्विड हॉरिजॉन्टल से सरफेस बना रहा होगा, tan अल्फ़ा कितना होगा, कैसे बताएंगे? लिक्विड, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेटा देखो, इसका ये लिक्विड है, इसके एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। इधर बेटा इसके एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। समझ पा रहे हो सोमेल, दिव्यम, भावुक बेटा बोलो। भावुक एक बार वीडियो देख लो बेटा और एकदम साथ में रहो, कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान है। भावुक नहीं है क्लास में बेटा, वीडियो जो चाहिए वो बोलना और सब एक बार देख लो, सब आसान है। नोट्स बनाते जाओ, सब खटाखट समझ में आएगा। जब रोटेशन वगैरह इतना सब कर लिए, सब तो कुछ नहीं है यार। यहाँ पे देखो बेटा, ए नॉट की वैल्यू क्या कहोगे, जी साइन थीटा। ये कैसे आया जी साइन थीटा? कुछ भी इसका लिक्विड और वेजल का जो वेट होगा एम जी डाउनवर्ड लग रहा होगा, तो इसके परपेंडिकुलर एक लगता है एम जी कॉस थीटा। ये हो जाएगा n1, टोटल वेट mg कह रहे हैं, इधर हो जाएगा mg साइन थीटा। तो नेट फोर्स, ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ है, तो वर्टिकल तो n1 mg कॉस थीटा के बराबर हुआ। mg साइन थीटा जो होगा, mg साइन थीटा दैट इज इक्वल टू m इंटू ए नॉट। तो ए नॉट की वैल्यू आ गई ना बेटा, g साइन थीटा आ गया। बोलो, इंक्लाइन प्लेन तो फिक्स्ड है, इंक्लाइन प्लेन है ना, इंक्लाइन। तो ये हो गया, चलो इसको अल्फ़ा लिखते, थीटा निकालते, जो हम लोग लिखते आए हैं, कोई बात नहीं, इसको हमने थीटा मान लिया, थीटा गिवन है, अल्फ़ा हॉरिजॉन्टल से एंगल मान लेते हैं। अब देखो, तो ए नॉट हमें पता लग गया, तो ए नॉट क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रहा है ए नॉट, ये बेटा थीटा है, तो ये थीटा, थीटा। इसका मतलब जो हमारा ए एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, ए नॉट कॉस थीटा, और वर्टिकल क्या आ जाएगा, ए नॉट साइन थीटा। समझ पा रहे हो, बहुत सिंपल है। हमने डिराइव वो किया, इसीलिए हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिख रहे हैं कि ये रहेगा। तो अब बताओ कि यहाँ पे tan अल्फा हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या लिखोगे, क्या चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स अपॉन, बताओ, जी माइनस, हाँ बस। अभी ये बेटा ऐसा नहीं कि मैं अभी करा रहा हूँ, ये सेम स्ट्रक्चर बनाया हूँ, ये मतलब जब से पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मतलब है कॉन्सेप्चुअल। इस बार कई क्वेश्चन हम बता रहे हैं कैसे ही आएंगे। ये पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 सिर्फ सेम डिट्टो आया था। तुम देख, मतलब एडवांस की बात कर रहा हूँ यार, मेंस नहीं। क्या है इसमें ऐसा कुछ, अब ये कहो कि वहाँ अभी आया तो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मतलब हम दिखाएंगे कहीं पे उसको क्वेश्चन जो है, लेक्चर अगर किसी के पास होगा तो कब से यार। और हम एक और क्वेश्चन अभी लिख दे रहे हैं, चलिए। जैसे हम कह रहे हैं कि एक जैसे कल पूछा गया, तो अब जरूरी नहीं, थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा यार, क्वेश्चन आसान नहीं था जो रोटेशन में आया था। अब मान लो कि एक रिंग है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है, रॉड ऐसे है और ये रोल करता हुआ जा रहा है। समझ पा रहे हो हमारी बात को, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये रोल कर रहा, और ये डिस्क है, इसके अबाउट ये रोल कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब डिस्क ऐसे बन गया, ऐसे लगा दिया गया, ऐसे समझो, और यहाँ पे हिंज कर दिया गया, ऐसे करता हुआ, ऐसे रोटेट करता हुआ जा रहा। समझ पा रहे हो बात को? इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना, इसका एंगुलर मोमेंटम लिख के कोशिश करना। अरे हम अभी रिवीजन कराएंगे, उससे तगड़े तगड़े कराएंगे यार, वो सब कोई मतलब ही नहीं है। कौन पे कौन रोल होगा सब होगा, तो सब चीज़ें बहुत मतलब एक एक मिनट का रहता। फिजिक्स में आ रहा है, कुछ नहीं टाइम लगता। चलिए अब बेटा बताओ, ए एक्स कितना आ गया, ए नॉट कॉस थीटा अपॉन, और करंट और एसीओसी में अभिषेक तुम लोग 12th का कर चुके हो बेटा, मतलब देखते ही टिक मारो, उसमें कुछ जो भी है पेन भी ना चलाना पड़े यार। तो ए नॉट कॉस थीटा अपॉन जी माइनस ए वाई क्या लिख दोगे,
ए नॉट साइन थीटा। ए नॉट की वैल्यू क्या है, ए नॉट कितना, ए नॉट कितना है, जी साइन थीटा। अब वही लिख दो वैल्यू, जी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी माइनस जी साइन स्क्वायर थीटा। तो जी कॉमन हो गया, हट गया, तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, जी जी कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन अल्फ़ा क्या आ गया, टेन थीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, बस मतलब इसका जो लिक्विड होगा, अगर ये स्मूथ सरफेस है, जी साइन थीटा से एक्सेलरेट कर रहा, तो इसका जो सरफेस होगा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हो जाएगा लिक्विड का। समझ गए, यही बात। कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज कर दें तो वो बात अलग है, कुछ ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहता है। मिटाएं इसको, स्क्रीनशॉट लो, इसको एक बार लिखना ऐसे ही जब टाइम मिले, एक आध मिनट यार। मिटाया जाए इसको। अगर मान लो कहीं ग्रेविटी फ्री स्पेस है बेटा, हाँ क्या है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले गए वैक्यूम में, और किसी कंटेनर में, कोई कंटेनर ऐसे ओपन है, इसके अंदर लिक्विड है, इसको एक्सेलरेट करा दें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस। अब ध्यान देना, तो इसके अंदर लिक्विड ओपनिंग इसलिए है कि लिक्विड इसके अंदर है, तो लिक्विड का जो वर्टिकल हो जाएगा, जो भी लिक्विड होगा वो ऐसे हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा ऐसे, जी अगर नहीं होगा, क्योंकि जो लिक्विड सरफेस होगा, जो इसके अंदर लिक्विड रहा होगा, अगर ग्रेविटी, कहीं पे ग्रेविटी है और वहाँ पे रेस्ट में है लिक्विड, तो ऐसे होगा लिक्विड। और जहाँ पे जी जीरो हो गया, इसको एक्सेलरेट कराएं हॉरिजॉन्टल में ए नॉट में, तो टेन थीटा, अगर हम कहें कि ए नॉट से एक्सेलरेट कराएं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी जी होता, तो किसी एंगल पे होता, तो टेन थीटा आता ए नॉट बाई जी, ए नॉट बाई जी, ये आता ना बेटा। अभी तो बात हुई, ए नॉट बाई जी होता। अब हम कह रहे हैं कि जी है ही नहीं है, मतलब ग्रेविटी फ्री स्पेस में इसी को लेके गए, तो जी क्या हो जाएगा, जीरो। देखो जी क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, 90, ये हो गया पाई बाई 2। यहाँ प्रेशर है जीरो, जीरो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ए नॉट से एक्सेलरेट कर रहा है। अब हम कहें कि यहाँ पे एच डेप्थ पे किसी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, 1 पे, 1 पॉइंट पे एच डेप्थ पे यहाँ इस सरफेस से प्रेशर कितना होगा। हाँ बिल्कुल सही बात। तो यहाँ से अगर हम जा रहे हैं तो इसको हम, इसके हर पार्टिकल पे लिक्विड के ए नॉट एक्सेलरेशन होगा। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में था, बेसिकली लिक्विड स्टेशनरी था, जी एक्ट कर रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही हमने टिल्ट कर दिया, और टिल्ट कर दिया समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ, टिल्ट कर दिया, और जी की जगह क्या लग रहा है बेटा, ए नॉट। जब इसको हम स्टेशनरी कंसीडर करेंगे, किसको, वेसल को, इनर्शियल फ्रेम बनाएंगे, तो बेसिकली हर एक पार्टिकल पे कह देंगे ए नॉट लग रहा है। तो यही बात हो गई ना, यहाँ पे जो प्रेशर है यहाँ एटमॉस्फेरिक होता है, तो पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, यहाँ जीरो है तो जीरो प्लस रो जी, रो ए नॉट एच कह देंगे। समझ में आई बात, सबको क्लियर बेटा। तो ऋत्विक बेटा बोलो, समझ में आ रहा है।
हाँ गुड, P की वैल्यू यहाँ हो जाएगी, P है 0, तो P1 हो जाएगा रो ए नॉट एच, रो ए नॉट एच। क्लियर बिल्कुल अच्छे से? मिटाओ इसको, नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट लो। लिया बेटा? स्मॉल ओपनिंग है बेटा, ये स्मॉल ओपनिंग है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और इसके अंदर लिक्विड हमने रख दिया। ये ए नॉट से जा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P80m। अब क्या हो जाएगा कि इसका जो लिक्विड का सरफेस होगा, ध्यान देना, ये जो ब्लैक से बनाए तो कुछ ऐसे हो जाएगा इंक्लाइन। समझ पा रहे हो बेटा? ओपनिंग इसलिए किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे डिफाइन रहेगा, तो ये जो स्पेस पार्ट बचा हुआ कुछ ऐसे हो जाएगा और इसी के अंदर लिक्विड रहेगा पूरा फिल। और यहाँ पे जो ये पार्ट है, इसके ऊपर कहीं पे भी हम कहें तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0। इस पूरे पॉइंट, इस सरफेस पे कहीं पे भी बात करें। अब किसी पॉइंट पे प्रेशर अगर हमें करना तो इसका मतलब देखो बेटा, ये A0 से जा रहा तो इसको हम कह सकते हैं, अगर इसको रेस्ट में रखना है ये रेफरेंस में, तो हम कह देंगे हर पार्टिकल पे एक एक्सेलरेशन A0 है और एक वर्टिकल क्या लग रहा है हर एक पे G। अब देखो यहाँ से हम कहीं पे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बात कर रहे हैं, ये पॉइंट हम कहें P0 है। अब यहाँ से अगर हम H डेप्थ नीचे जाएंगे, यहाँ इस पॉइंट पे 1, तो 1 पे प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस रो GH होगा। इससे लेफ्ट वर्ड जाएंगे तो कितना होगा, इसको H1 कह दें, ये H2 जा रहे हैं, ये बेटा एयर है। तो एक बात देख रहा हूँ कि यहाँ पे हम कहें कि जैसे हम 2 पॉइंट पे जाएंगे, 2 पॉइंट पे क्या प्रेशर कहोगे, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट कर रहा है ग्राउंड के रेफरेंस में, इसके अपोजिट जा रहे हैं, तो क्या लिखोगे P1 प्लस रो A0 H2। समझ पा रहे हो बेटा? फिर डेप्थ में कहीं पे भी जाएंगे, मतलब इस तरह से हम किसी पॉइंट पे प्रेशर की बात करें तो जहाँ पे ओपन होगा, किसी पॉइंट पे प्रेशर की बात करें 3, तो ये देखेंगे 3 कितना, ये यहाँ से बिलो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दिस, इस एंड पे बिल्कुल प्लस दिस, तो प्रेशर 3 पे आएगा। तो मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे होगा, ये पॉइंट जो हम कॉर्नर पे कह रहे हैं, मैक्सिमम प्रेशर कॉर्नर पे आएगा। समझ गए ना? इस तरह से मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारा यहाँ पे बताने का मतलब ये था। मिटाएं इसको। अब है बेटा डायनेमिक फ्लूइड। डायनेमिक फ्लूइड स्टार्ट करते हैं। ये तो रहा बात स्टैटिक फ्लूइड का, और स्टैटिक फ्लूइड का सब हो गया कंप्लीट। टॉपिक शुरू करने के बजाय हम सोच रहे हैं क्वेश्चन एक आध करा दें बढ़िया। देखो डायनेमिक ऑफ फ्लूइड बेटा होगा नेक्स्ट तुम्हारा, तो उसकी जगह पे हम तुम्हें देते हैं ये सब
एडवांस में मतलब इससे ज़्यादा क्या आएगा। देखो एक बात बताओ बेटा, एक कंटेनर है तो सब लोगों को अटेम्प्ट करना थोड़ी देर। कंटेनर है, स्टैटिक फ्लूइड पे ही बेस्ड है। ये समझ लो कि 40% के करीब है स्टैटिक फ्लूइड। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो है ही है इसमें इम्पॉर्टेंट। इसमें दिया है बेटा कि एक ले लेते हैं आइस, और आइस के अंदर है कैविटी। कैविटी ये है आइस। आइस सब पढ़ा चुका हूँ, सोच के लिखना, कोई नहीं, गलत होगा गलत होगा। कुछ लिखोगे 50%, 40%, 80%, 90%, तब भी सीखोगे। इसमें दो लिक्विड हम मिक्स कर रहे हैं बेटा। एक तो हम कर रहे हैं वाटर, ये हम कर रहे हैं वाटर मिक्स। ये है वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे वाटर का आ जाए 1 तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या कहेंगे 1 इंटू ये रिलेटिव डेंसिटी या हो जाएगी, या स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसकी डेंसिटी एसआई में लिखे तो 1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और आइस की होती है 0.9, तो ये रिलेटिव डेंसिटी कहें या स्पेसिफिक ग्रेविटी कहें, तो 0.9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसके ऊपर वाले पार्ट में बेटा यहाँ पे फिल है एक ऑयल। और ये जो ऑयल है इसकी डेंसिटी कह दें 0.7, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। और ये हाइट है जो वाटर फिल है H1, और ये हाइट है H2। कॉन्सेप्ट तो वही होगा। ये है आइस, उसके अंदर कैविटी है। अब ये कहा गया इफ़ आइस मेल्ट्स कम्प्लीटली, नीचे वाटर है, ऊपर ये इमिसिबल है, मतलब ऑयल वाटर मिक्स तो नहीं होंगे, ये लाइटर है तो ऊपर ही रहेगा। इफ़ आइस मेल्ट्स, क्वेश्चन पूछा गया इफ़ आइस मेल्ट्स कम्प्लीटली देन आइस मेल्ट्स कम्प्लीटली, तब पूछा गया है, अब मोर देन 1 करेक्ट कह दो। H1 विल राइज इंक्रीज, H2 विल डिक्रीज, सेकेंड H1 विल डिक्रीज, H2 विल इंक्रीज, तीसरे में H1 प्लस H2 की बात की जा रही है, विल इंक्रीज, चौथे में है H1 प्लस H2 विल डिक्रीज। समझ में आ रही बात बेटा। टोटल हाइट, पहले H1 H2 के अलग अलग बारे में पूछा गया जब आइस कम्प्लीटली मेल्ट कर जाएगा। H1 H2 के बारे में अलग अलग पूछा गया। उसके बाद क्या पूछा गया, टोटल हाइट जो है, अगर ये मान लो लेवल इंक्रीज करेगा तो यू हैव टू नेगलेक्ट कि ये जो है बाहर निकल जाएगा, सफिशिएंटली लॉन्ग लेंथ है, तो अपनी तरफ से ये सब उठान काम नहीं करेंगे कि ये ज़्यादा हो गया या बाहर निकल गया, कंटेनर की साइज़ कम हो गया, तो मतलब वो सफिशिएंटली लॉन्ग, अगर ज़्यादा भी हुआ तो बाहर नहीं जाएगा। तो H1 प्लस H2 एज ए होल इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहने का तो ऑप्शन ही नहीं दिया, तो सेम तो रहेगा नहीं। ये तो समझ गए ना। तो एक बार बेटा इसको एक रिजल्ट ये आया, हमने क्या किया, हमने मान लिया कि जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया वाटर में आइस ने उसका कैपिटल V1, कैविटी जो वाटर में है उसका VC1 है, जो कैविटी है ऑयल में उसका वॉल्यूम VC2 है, जो वॉल्यूम है आइस का इन ऑयल उसका वॉल्यूम है V2। तो हमने कहा इसका वेट जो होगा V1 प्लस V2 इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू G इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स बाई वाटर। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई आइस एंड कैविटी, तो V1 प्लस VC1 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G। ऐसे हमने कह दिया बॉइंट फोर्स बाई ऑयल, तो वेट ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड बाई आइस एंड कैविटी, तो V2 प्लस VC2 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू G। तो ये पहला रिजल्ट आ गया, पहला रिजल्ट ये आ गया। अब देखो यहाँ पे जब आइस कंप्लीटली मेल्ट करेगा, तो आइस मेल्ट करेगा वाटर फॉर्म होगा,
ध्यान देना, यहाँ पे गलती लोग कर देते हैं, जितना मास आइस का मेल्ट होगा उतना मास वाटर फॉर्म होगा, वॉल्यूम नहीं। मास विल रिमेन कंजर्व व्हेन आइस मेल्ट कंप्लीटली, आइस मेल्ट्स कंप्लीटली, आइस मेल्ट्स कंप्लीटली। तो V1 प्लस V2 इंटू डेंसिटी ऑफ आइस, V1 प्लस V2 इंटू डेंसिटी ऑफ आइस, मास ऑफ आइस इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर फॉर्म। तो मास ऑफ वाटर फॉर्म हम यहाँ पे कह देंगे V डैश, या हम कह दें जो वाटर फॉर्म हो उसका वॉल्यूम V वाटर है इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू मास को कंजर्व कहेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस, वाटर 1 कर देंगे, चाहे हम SI में रखें 10⁻³ वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.9 V1 प्लस V2, इसको सेकंड कह दिया जाए। एक बात देखो, जो बेटा V1 प्लस VC1 है, जितना वाटर इसने डिस्प्लेस किया है, अगर वाटर फॉर्म हुआ तो वाटर, जब ये आइस मेल्ट करेगा तो वाटर फॉर्म होगा। अब जो इसने डिस्प्लेस किया है कैविटी ने, ध्यान देना यहाँ पे, जो इसने डिस्प्लेस किया है, ये कैविटी है और ये आइस है, ये इतना वाटर डिस्प्लेस किया है। अगर ये टोटल जो वॉल्यूम वाटर का फॉर्म हुआ मेल्ट होने के बाद, अगर इससे कम वॉल्यूम में आ गया, इतने में ही ये वाटर आ गया, तो लेवल क्या होगा इसका, H1 डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं इफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लेसर देन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड V1 प्लस VC1 देन लेवल विल डिक्रीज। ये समझ पा रहे हो बेटा सब लोग? ऋत्विक, हर्षित, भाव बोलो बेटा, दिव्यम, सोमेल, बिल्कुल समझ में आ रही बात? वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो यहाँ से देखो फर्स्ट और सेकंड हमारे पास दो हैं, 0.9 V1 प्लस V2। 0.9 V1 प्लस V2 क्या है बेटा? देखो ध्यान से, हमारा कंपैरिजन किससे है? V1 प्लस VC1 से, और ये वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं, ये वॉल्यूम। तो जो वाटर फॉर्म होगा बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड हुआ ना, देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये कहा जा रहा है V1 प्लस VC1 से, ये वॉल्यूम V1 प्लस VC1 से कम है या ज़्यादा? फर्स्ट से बताओ। ज़्यादा है बेटा, यहाँ से डायरेक्ट तुम्हें दिख रहा है ना, ये क्या है, यही तो वाटर फॉर्म होगा। और ये जो वाटर फॉर्म होगा, और यहाँ पे हम इंटू 1 वाला टर्म मिसिंग है, तो जितना मास वाटर फॉर्म होगा और जितना इसने डिस्प्लेस किया है वॉल्यूम, देखो जितना डिस्प्लेस किया उससे ये ज़्यादा टर्म है। ये देखो यहाँ पे हम कहेंगे V वाटर इज लेसर देन V1 प्लस VC1 होता डिक्रीज करता है, ऐसा नहीं है। ये वैल्यू क्या है, इससे ज़्यादा है, इसका रिवर्स है, इसका रिवर्स है, ये ज़्यादा है। मतलब जब ये मेल्ट करेगा तो जितना पार्ट कैविटी का इसने डिस्प्लेस, कैविटी और आइस ने डिस्प्लेस किया था, उससे ज़्यादा ये तो फिल हो जाएगा पूरा वाटर, हमारे पास वाटर और बचा रहेगा। तो और बचा रहेगा तो क्या होगा, जो H1 लेवल था उसको ये राइज कर देगा। समझ पा रहे हो बेटा? तो यहाँ पे हम कहेंगे H1 विल राइज, H1 विल इंक्रीज। अब देखो H1 इंक्रीज करेगा क्योंकि वाटर फॉर्म हुआ, और ये पार्ट जो इसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया था ऑयल का, ये पूरा वाटर हुआ, तो वाटर लेवल जो भी राइज किया वो यहाँ पे आके वाटर के साथ मिक्स हो गया। समझ पा रहे हो बेटा? वाटर के साथ मिक्स हो गया। ये लेवल क्या हुआ, इसके अंदर से तो कुछ पार्ट हट गया, जो इसने डिस्प्लेस किया था वो तो हट गया और वो वाटर में आके मिल गया, तो इसका H2 विल डिक्रीज। ये तो डायरेक्टली बता सकते हो ना बेटा, कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस किया था वो हट करके इसके साथ मिल गया और ये इसका लेवल कम हो जाएगा, तो H2 विल डिक्रीज, H2 विल डिक्रीज, H2 विल डिक्रीज। अब बात रही H1 प्लस H2। H1 जिसके कारण इंक्रीज किया, H2 जितने के कारण डिक्रीज किया। H1 इंक्रीज किस वॉल्यूम के कारण किया बेटा? H1 इंक्रीज जो किया, दिस माइनस दिस, रिस्पॉन्सिबल वॉल्यूम कौन सा है? 0.9 V1 प्लस V2 माइनस V1 प्लस VC2। समझ पा रहे हो बेटा? V1 प्लस V2 माइनस V1 प्लस VC1। ये इतना पहले डिस्प्लेस किया था और ये इतना ऐड हुआ है, रिप्लेस किया, बाद में ऐड हुआ,
तो इसका डिफरेंस जो रहा, यही डिफरेंस क्या होगा, लेवल इंक्रीज करेगा। ये डिफरेंस कितना है, 0.7 V2 प्लस VC2। समझ पा रहे हो बेटा सब लोग? ये रिस्पॉन्सिबल वॉल्यूम है H1 को इंक्रीज कराने के लिए, है ना। ये वॉल्यूम रिस्पॉन्सिबल है जो H1 को इंक्रीज कराया, वो इसके बराबर है। और H2 को डिक्रीज किसने किया, H2 डिक्रीज किसके कारण हुआ, V2 प्लस VC2 के कारण डिक्रीज हुआ। तो V2 प्लस VC2 से डिक्रीज हुआ H2, और 0.7 V2 प्लस VC2 से इंक्रीज हुआ। ये वॉल्यूम बेटा इससे कम है ना, इसके कारण क्या हुआ, इंक्रीज हुआ H1, इसके कारण क्या हुआ, H2 डिक्रीज हुआ। तो ये वॉल्यूम ज़्यादा है तो डिक्रीज जो वॉल्यूम रहा, नेट डिक्रीज ज़्यादा हुआ। ये 0.7 V2 प्लस VC2 है, ये कितना है, V2 प्लस VC2। समझ में आ रही बात बेटा? ओवरऑल क्या होगा, डिक्रीज, सिंस V2 प्लस VC2 इज ग्रेटर देन 0.7 V2 प्लस VC2, तो ओवरऑल डिक्रीज होगा। समझ गए ना, डिक्रीज इन H1 प्लस H2, ये डिक्रीज कर जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिया। मिटाएं इसको। ध्यान समझो, 1/4 सिलेंडर है, अपर सरफेस 1/4 सिलेंडर है, इसका रेडियस R है, लेंथ L कह दिया जाए। बाद हैं, हाँ, हालो सिलेंडर, सिलिंड्रिकल सेल है। हालो के लिए बताना है, सॉलिड के लिए बताना है, और एक बार मेटल का है, एक बार वुड का, वुडन है। हाँ बेटा बोलो। हॉलो मतलब ये सरफेस रहेगा, मतलब उसके अंदर मटेरियल नहीं रहेगा। हॉलो सिलेंडर को कट किया, पूरा वाटर आ गया, तो ऐसे फिर अगर एक स्ट्रिप रहेगा तो उसमें तो इक्वल अपोजिट नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नहीं समझे बात? चलो हॉलो नहीं, सॉलिड मान लो, सॉलिड ले लो, सॉलिड सिलेंडर ले लो, फिर नहीं जाएगा वाटर ना। सॉलिड ले लो, कोई बात नहीं। FH या हम कहें FX, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल, ये बताना है। और ये जस्ट अपर सरफेस जस्ट टच कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आया सबको बेटा? क्वेश्चन क्लियर है? ये वाटर के अंदर है। अब देखो, तो ये बताओ कि अगर हम कहें यहाँ पे कि जो लिक्विड के कारण फोर्स लगेगा वो ये डिपेंड करेगा कि ये वुड का बना हुआ है, मेटल का बना है, और ये सॉलिड सिलेंडर है या प्लास्टिक का है, उस मटेरियल की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। लिक्विड जो फोर्स लगा रहा होगा, जो लिक्विड फोर्स लगा रहा होगा, वो बेटा क्या होगा एक्चुअल में? हम देखो क्या करेंगे, क्या अगर एक एंगल थीटा ले लिया जाए, फिर डी थीटा पे एक स्ट्रिप लें, स्ट्रिप यहाँ से वहाँ तक करें तो एक स्ट्रिप आएगी, फिर उसको इंटीग्रेट, उस पर फोर्स लिखेंगे, परपेंडिकुलर होगा, एक वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो ये सब नहीं करना है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो लिक्विड के कारण फोर्स लगेगा, वो ड्यू टू प्रेशर लगता है ना बेटा, प्रेशर के कारण फोर्स लगता है। और प्रेशर जो होगा वो लिक्विड के हाइट पे डिपेंड करेगा। बोलो, समझ पा रहे हैं सब लोग?
इसी को हम कोई नहीं लिक्विड सरफेस पे ना करके हम इसको कहीं पे बेटा ऐसे लिख दे रहे हैं। ये हम किसी डेप्थ पे ले जा रहे हैं लिक्विड को। 3 डायमेंशनल फिगर बनाया गया, ठीक है। Fx बताना है और Fy बताना है, फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन सिलेंडर। और ये मान लेते हैं 3 डायमेंशन है, मान लेते हैं कि ये H1 डेप्थ पे है। H1 की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये आ जाएगा, बोलो H1 0 कर देंगे, ये आ जाएगा ना। अब देखो इस तरह से क्वेश्चन करने के लिए ध्यान समझो बात को। ये बेटा जो लिक्विड इस पे फोर्स लगा रहा होगा इस सरफेस पे राइट वर्ड, लिक्विड इस पे अपवर्ड, वो किसके कारण लगा रहा होगा? प्रेशर के कारण लगा रहा होगा। तो इंटीग्रेट ना करना पड़े, हम क्या कर रहे हैं, इसी यहाँ पे जो ये सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, एक इमेजिनरी क्या मान ले, वाटर। ये कहोगे ये क्या मान लिया गया? ऐसे ही मान लो कि एक 1/4 में वाटर है यहाँ पे, समझ पा रहे हो बात को? वाटर जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। देखो बहुत ही यूनिक मेथड है, नहीं तो इंटीग्रेट करते करते हर जगह पे बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पे कभी भी बहुत कम टाइम में सॉल्व होगा। यहाँ वाटर मान लो, वाटर मान लिया तो क्या हुआ कि इसका जो वाटर इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा? बॉयंट फोर्स के। मतलब नेट फोर्स जो लिक्विड का होगा, हम कहें कि ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, बोलो तो बॉयंट फोर्स होगा, तो हम कहते हैं कि लिक्विड जो लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में Fy माइनस नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड जो होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, वही तो हम बॉयंट फोर्स कहते हैं बेटा। तो Fy माइनस, अब यहां पे क्या कह दोगे? प्रेशर P नॉट, प्रेशर क्या कह दोगे? P नॉट प्लस रो GY लिखोगे तो यहां पे भी P नॉट आएगा। P नॉट एरिया का इफेक्टिव एरिया वही आएगा। P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। P नॉट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन बेटा जो P नॉट इस पूरे एरिया पे लगाएगा, और ये जो एरिया है P नॉट, इस पे भी ds, ये देखो ds, P नॉट इस पे भी लगाएगा, P नॉट इस पे भी एरिया लगाएगा, तो वर्टिकल भी हम कहेंगे वही P नॉट के कारण बैलेंस हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कंसीडर नहीं करेंगे। फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड पूछा गया, तो लिक्विड के कारण, वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण फोर्स आ जाएगा, ऐड होगा। P एटमॉस्फेरिक प्लस P लिक्विड इनटू एरिया लिख के बताया था, याद आ रहा बेटा? तो क्या कहोगे? Fy माइनस क्या लिखोगे? रो GH1, बाद में हम रो GH1, इसको हम रो GH1 इंटू एरिया, एरिया क्या कहोगे? L इंटू आर। ये हो गया नेट फोर्स अपवर्ड इज इक्वल टू वेट। वेट कितना होगा? पाई r स्क्वायर इंटू एल, वॉल्यूम हो गया बाई 4 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये समझ रहे हो? इमेजिनरी वाटर सरफेस मान रहे हैं, इंटू जी, ये वेट हो गया। तो Fy आ गया बेटा, यहां से बोलो Fy आ गया। तो Fy से ज़्यादा होगा ना बेटा, ऐड होगा ना उसके कारण। तो पाई r स्क्वायर इंटू एल इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इन पॉइंट फोर्स वेट के बराबर होता है ना फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के लिए। ये लिक्विड हमने लिया है, प्लस रो GH1 इंटू एल आर। ये समझ में आया या नहीं, ये बताओ पहले। Fy नेट फोर्स अपवर्ड, नेट फोर्स अपवर्ड क्यों लिखा गया? इसको इमेजिनरी हमने वाटर मान लिया। ये समझ लो कि यहाँ पे इमेजिनरी एक वाटर है सिलेंड्रिकल 1/4 सिलेंडर में, ये इक्विलिब्रियम में होगा, फ्लोटिंग हो गया, वाटर को ही हमने मार्क किया। तो इस पर क्या हुआ? Fy अपवर्ड लगा, इस पर जो हुआ प्रेशर के कारण H1 के कारण
रो जी H1 इंटू एरिया, डाउनवर्ड फोर्स हुआ। Fy अपवर्ड हमने मान लिया, लिक्विड के कारण जो लगा, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा बेसिकली इसका भी प्रोजेक्शन यही एरिया आएगा, तो P नॉट ए वाला टर्म कैंसिल भी हो जाएगा अगर कंसीडर करेंगे। तो Fy माइनस दिस फोर्स ड्यू टू लिक्विड पूछा गया, तो Fy माइनस दिस इज इक्वल टू इसका जो वेट होगा, ये फ्लोट कर रहा है, वेट होगा, ये हमने इमेजिनरी मान लिया, ये लिख दिया। ये समझ में आई बात? अभी सिलेंडर ये सब छोड़ो, मेटल या प्लास्टिक का है, इसकी बात नहीं करते हैं, वाटर की एक इमेजिनरी मान लिया, तो यहाँ से Fy आ गया। H1 जीरो कर दोगे तो क्या हो गया, यही केस हो गया ना। H1 जीरो रख दो, H1 जीरो रख दो, H1 जीरो कर दो और L को R कर दो, तो वही हो गया कि लेंथ भी R है, Fy आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे है लिक्विड के अंदर, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका मटेरियल किसी मटेरियल का बना हो, तो जो लिक्विड फोर्स लगा रहा होगा उस पर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उसके हम बात ही नहीं कर रहे हैं। सिलेंडर पूछा गया, ये सॉलिड सिलेंडर है, प्लास्टिक का है, वुड का बना है, कोई मतलब ही नहीं है, तो हमने वाटर ले लिया, तो इक्विलिब्रियम में हमने लिख दिया और सीधा वैल्यू आ गई। क्लियर बात? एक्स डायरेक्शन में कहोगे, अब ध्यान दो, एक्स डायरेक्शन में कहोगे तो यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर हमने लिखने का तरीका इंटीग्रेट करके पहली क्लास में बताया था या दूसरी क्लास में क्या बताया था? यहाँ से यहाँ तक हो गया H1 डेप्थ हुआ, फिर हम इसके सेंटर पे क्या कहेंगे, R/2, इस पॉइंट पे प्रेशर आ जाएगा, एवरेज प्रेशर लिख देंगे ना बेटा। नहीं याद है, भूल जाते हो, कोई बात नहीं, देखो कोई बात नहीं है, देखो ध्यान से। ये हमने एक वेजल लिया था, इसके अंदर वाटर फिल किया था, लिक्विड फिल किया था, इसका जब साइड व्यू लिया था, इसके अंदर लिक्विड ऐसे लिक्विड था, हमने कहा था जब इसको डिराइव किया था, ये H हाइट है, तो जो फोर्स आया था वो फोर्स क्या आया था, हमने यहाँ पे y एलिमेंट पे dy एलिमेंट लिया था और इस पे हमने फोर्स लिखा था ना। फिर जब टोटल आया था इस पे लिक्विड के कारण फोर्स आया था, वो क्या आया था, रो जी इंटू एरिया आया था ना। तो इस पॉइंट पे हमने प्रेशर लिख दिया, इस पॉइंट पे प्रेशर लिक्विड के कारण क्या हो जाएगा, H1 प्लस रो जी H1। थोड़ा शॉर्टकट कम कैलकुलेशन करने का तरीका तभी तो बताया था, रो जी H1 प्लस R/2, इसको हम कहेंगे रो जी H1 प्लस R/2। जब ये सरफेस पे होगा तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, H1 को जीरो कर देंगे, इंटू एरिया साइड का एरिया कितना हो गया, ये R है, ये L है, R इंटू एल, समझ पा रहे हो बेटा, R इंटू एल, क्या कह दोगे इसको, R इंटू एल किधर हो गया, लेफ्ट साइड पे, ये फोर्स हो गया, दैट शुड बी इक्वल टू, जो फोर्स लगा दैट शुड बी बैलेंस्ड बाई Fx, इक्विलिब्रियम में है ना बेटा। यहाँ पे H1 कह दो जीरो, H1 कह दो जीरो, कह दिया, तो रो जी R/2 इंटू R इंटू एल इज इक्वल टू Fx, और L की वैल्यू रख दो R, जो क्वेश्चन था, तो रो जी R² R³/2 Fx आ गया। समझ गए बात, रो जी R³/2, ठीक है। नहीं तो इंटीग्रेट करते, उसको एनालाइज करना, इंटीग्रेट करते कितना टाइम लगता, समझ में आ रहा बेटा। सब बेटा एक बार रिवाइज करना, पुराना चीज़ें थोड़ा सा भूल गए हो, मुझे ऐसा कुछ लोगों को तो मुझे लग रहा है कैसा डिफ़िकल्टी हो रही है। ठीक है बेटा, बोलो।
एक और थोड़ा सा गलती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो वहाँ पे दिक्कत ना आ जाए, वो बन जाएगा डाउट, और उसमें है प्रिंटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम, तो उसको डिस्कस कर दिया जाए। मिटाएं बेटा इसको, तो होगा क्या कि ये आता हुआ भी डाउट बन जाएगा। देखो वाटर लेवल ये H1 हाइट है, इसको H2 मान लिया जाए। इसके अंदर कोई एक लिक्विड फिल है, मैनोमीटर में देखो एक तरफ से गैस कुछ प्रेशर होता था तो P1 प्रेशर, दूसरे साइड पे हम कहते थे ये मतलब इसमें वाटर होगा। लेफ्ट साइड में जो रेड से दिखा रहे हैं सब वाटर है ना, इधर भी वाटर है, और इसके अंदर दूसरा लिक्विड है जिसका है 0.9, और दोनों में डिफरेंस इन वाटर लेवल बताना। फाइंड डिफरेंस इन वाटर लेवल, फाइंड डिफरेंस इन वाटर लेवल, इन वाटर लेवल। क्या लिखोगे बेटा, बोलो कैसे लिखोगे? बेटा क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बिल्कुल सही बात, देखो जहाँ पे कनेक्टिंग लिक्विड है, अब ये कोई कहे कि सर आपने बताया था कि सेम लेवल पे सेम लिक्विड में प्रेशर सेम कर देते हैं, तो कोई कहना चाह रहा है कि सर यहाँ पे जो है, जो हम ये लाइन ड्रा कर रहे हैं, प्रेशर सेम कर दिया जाए। कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते सोमिल? प्रेशर तो पहले क्या बात हुई थी कि सेम लिक्विड में सेम लेवल पे प्रेशर सेम कर सकते हैं, लेकिन कनेक्टिंग लिक्विड हो, मतलब यहाँ पे वाटर था तो यहाँ तक वाटर होता, इनके बीच में दूसरा लिक्विड आ गया। समझ गए बेटा? ध्यान दो, तो सेम लेवल पे ये गलती हो जाती है। प्रेशर विल रिमेन सेम, प्रेशर विल रिमेन सेम, कैपिटल लेटर में एकदम लिख लो, रिमेन सेम एट सेम लेवल फॉर कनेक्टिंग लिक्विड, कनेक्टिंग लिक्विड। बीच में कोई और लिक्विड आ गया तो नहीं कर सकते, इसलिए इस पे प्रेशर सेम नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन बचा कनेक्टिंग लिक्विड में केवल एक, वो क्या बचा? यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे है ये पॉइंट पे प्रेशर सेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इनके बीच में लिक्विड सेम है। समझ में आ रहा बात बेटा? केवल 1 और 2 पे कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। कनेक्टिंग लिक्विड होना चाहिए सेम लेवल पे, तो ये इनके बीच में लिक्विड सेम है तो 1, 2 पे प्रेशर सेम करेंगे। P1 = P2, कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली। अब क्या है कि 1 पॉइंट से हम यहाँ से स्टार्ट करें, देखो ध्यान से, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पे कुछ लिखा जाए प्रेशर, ये हम मान लें दोनों के बीच का डिफरेंस। बेटा कोई नहीं, हम अगर हमने फिगर्स करेक्ट किया है तो ये जो होगा, ये डॉटेड लाइन कह दें, हमें क्या बताना है? दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो ये जो डॉटेड लाइन लेके आ रहे हैं, यही हो गया प्रेशर डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस दोनों कॉलम में हुआ। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि 1 पॉइंट पे प्रेशर लिखना है। अब यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर सेम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि ये लिक्विड, इसके अंदर जो भी वाटर है और यहाँ तक वाटर ही है ना बेटा, जो यहाँ प्रेशर होगा वही यहाँ प्रेशर होगा, जो यहाँ प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ होगा। तो यहाँ पे लिखने के लिए हम क्या कहेंगे? कुछ तो गड़बड़ हो गया। ये 40 सेंटीमीटर यहाँ से दिया, कहाँ दिया यार, फिगर क्लियर ही नहीं। तो यहाँ कहीं से हम स्टार्ट करेंगे, इधर कहीं पे पहुँचेंगे। तो इसका हम बेटा करेक्ट करके बताते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।